नमस्कार, स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए आशा पूर्णा देवी की लिखी कहानी अधूरी तैयारी। ऊपर बैठे सज्जन की धारदार आवाज सुन पड़ी। बस नीचे उतर आइए, शायद फटाफट। इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि जो कुछ कहा गया था वह बड़े भद्र भाव से कहा गया था। वह बड़े आराम से कह सकता था, अबे सालो बस खाली करो, लेकिन नहीं, कहा गया था उतर आइए। बस में भरी भीड़ हड़बड़ाकर नीचे उतर आई। सीट पाने वाले खुशनसीबों के मुकाबले खड़े रहने वाले बदनसीबों की संख्या ही ज्यादा थी। अचानक पासा पलट गया। ऐसे ही बदनसीबों को पहले उतरना पड़ा और वे भाग्यवान यात्री जो धक्कम धक्का और ठेलम पेल करके अंदर घुसे थे, उन्हें आखिरी ठिकाने तक जाने वाले मुसाफिर के रूप में वहीं टिके रहना पड़ा। लेकिन त्रिभुवन चक्रवर्ती की तरह इतने पीछे कोई नहीं रह गया था। सारी बस एक ऐसी दियासलाई की तरह दिख रही थी जिसकी सारी तीलियां खत्म हो गई हों। त्रिभुवन अब भी गठियाग्रस्त घुटनों के साथ कसरत कर रहा था। ऊपर बैठे आदमी की आवाज एक बार फिर सुन पड़ी। क्या बात है दादाजी, आपका ट्विस्ट नाच पूरा नहीं हुआ और कुछ बाकी है? दूसरे ही पल उसने धमक दिया, अच्छा मजाक है, जल्दी नीचे उतरिए। त्रिभुवन नीचे उतर गए। वे हैरान थे कि सिर्फ 2 ही मिनट के दरमियान बस पर सवार इतने सारे लोग आतिशबाजी की चिंगारियों की तरह पता नहीं कहां गायब हो गए। तमाम रास्ते सुनसान दिख रहे थे, खाली, बियाबान। त्रिभुवन ने तय कर लिया कि जो हो सो हो। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घुटने का दर्द भूलकर वे तेजी से आगे बढ़ चले। हालांकि कदम कदम पर उनके पांव में जरब पड़ जाता, लेकिन उन्हें ठीक ठीक ये नहीं जान पड़ता कि दरअसल यह टीस है कहीं घुटनों में ही या कहीं और। त्रिभुवन के शरीर की जो हालत है, उसमें ट्राम या बस की भीड़ को इस तरह ठेलकर या भेदकर कोई काम करने जाना अब नामुमकिन होता जा रहा है। लेकिन उसके न चाहने से क्या होगा, या कि न कर पाने से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो परिस्थितियों पर निर्भर है। त्रिभुवन के ममेरे भाई की घरवाली अपने बाप की मौत के गम में पिछले 3 महीनों से बिछावन से उठ नहीं पाई है, जबकि त्रिभुवन की स्त्री को अपने गोद के बच्चे के छिन जाने के अगले ही दिन दूसरे बच्चों के लिए चूल्हा चौका संभालना पड़ा था। इसलिए कर पाना या न कर पाना जैसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा न होता तो अपने सारे होशोहवास खोकर और चारों ओर क्या कुछ हो रहा है इससे बेखबर वह लगभग 1 किलोमीटर रास्ता तय कर दौड़ा चला आता। त्रिभुवन, जो उठते बैठते मायरे और बाप रेंग किया करते हैं, वह किसी तरह भागते दौड़ते आए और गली में घुसते ही एक टूटे फूटे मकान की ड्योढ़ी पर बैठकर हांफने लगे। वह जोड़ों के दर्द की बात भूल ही गए थे शायद। उनके सीने में धौंकनी सी चल रही थी और दिल गेंद की तरह बार बार उछल रहा था। इस उछाल के थम जाने के बाद ही वह कहीं और जाने के बारे में सोच सकते थे। लेकिन उनका दिल क्या इसलिए धड़क रहा है कि वह तेजी से दौड़कर आए हैं, उस आदमी के चलते नहीं जिसने चीखकर उनसे उतर जाने के लिए कहा था। ऐसी आवाजों से तो त्रिभुवन बुरी तरह परिचित है। उनके शरीर का एक एक रोई रेशा, रक्त मांस मज्जा, मन प्राण आत्मा, सोच और सरोकार सब परिचित हैं ऐसे तीखे कंठ स्वर से। तो भी अचानक यह स्वर बड़ा अनजाना और डरावना सा जान पड़ा। जाने पहचाने और अपरिचित स्वरों के इस अंतर को झेल न पाने की वजह से ही त्रिभुवन इस तरह हांफ रहे थे। उस मकान के अंदर से एक आदमी बाहर निकल आया और ऊंचे स्वर में बोला, कौन है? ऐसी परेशानी की कोई बात न थी कि इस तरह गला फाड़कर यह सवाल किया जाए। लगता है सारी दुनिया का सरगम ही ऐसे पंचम में बांधा गया है कि हर आदमी उसी सुर में सुर मिलाकर बोलने लगा है। यहां क्या हो रहा है? ऊंचे सुर में उस आदमी ने पूछा। कुछ नहीं, त्रिभुवन बोले, थोड़ा आराम कर रहा हूं। इस तरह हांफ क्यों रहे हैं? दमे का रोग तो नहीं? नहीं नहीं, वो जरा जोड़ों में दर्द था। ओ, त्रिभुवन ने अपनी सूखी जुबान को हलक से बाहर निकालते हुए कहा था, तेजी से दौड़ने की वजह से। क्यों? उस आदमी ने शक की नजर से देखते हुए पूछा। दौड़ कर आने की क्या जरूरत थी भला?
पुलिस की जीप खदेड़ रही थी। पुलिस जीप? त्रिभुवन ने हैरानी से पूछा। पुलिस की जीप तो कहीं नहीं दिखी। नहीं दिखी? इसका क्या मतलब? अभी अभी तो मैंने घर की छत से देखा कि पुलिस की जीप चक्कर काट रही है और रास्ते पर लोग बेतहाशा इधर उधर दौड़ रहे हैं। आप यहीं कितनी देर से आकर बैठे हुए हैं? उस आदमी के स्वर में अब भी संदेह का कांटा चुभा हुआ था। कितनी देर से? त्रिभुवन ने इधर उधर देखा। उसे लगा उसकी सारी दिशाएं खो गई हैं। कब से बैठे हुए हैं वे? शायद युगों से, युग युगांतर से। घूंघराले बालों वाले मोम के खिलौने जैसे एक शिशु के चिहुकने की आवाज किस गलियारे से आ रही है? इसी बारे में सोचते सोचते वह शायद यह भूल गए हैं कि कितनी देर हो चुकी है। त्रिभुवन उठ खड़े हुए, अपने सीने को दबाते हुए। उस आदमी ने तभी पीछे से कहा, अरे महाशय, आपको तो दिल की बीमारी है। जल्दी से कोई रिक्शा विक्शा लेकर किसी डॉक्टर के दवाखाने या क्लिनिक जाइए। इस मोहल्ले में किसी दूसरे मोहल्ले का आदमी मर जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी यहां। त्रिभुवन ने कहना चाहा, अरे भाई, हम जैसे लोगों की किस्मत में मौत कहां बदी, लेकिन कह नहीं पाए। तभी धड़ाम 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 की आवाजें सुन पड़ा। यह आतिशबाजी की नहीं, गोलियों के चलने की आवाज थी। वह इन आवाजों से परिचित थे। आए दिन ऐसी आवाजें सुन पड़ती थीं। हो गया ना सब निहाल? उस आदमी ने खींचकर कहा, गोली चल गई। अरे अब भी तो निकल जाइए। और ऐसा कहते हुए वह घर के अंदर घुस गया और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लगता है रिक्शों पर ही जाना पड़ेगा, त्रिभुवन ने सोचा, पैसे के बगैर। लेकिन कोई रिक्शा तो मिले पहले, और वह खाली हो। 2-3 रिक्शे पर नजर पड़ी, लेकिन सब सवारी समेत बेतहाशा दौड़ रहे थे। आखिर वे इतनी तेज क्यों दौड़ रहे थे? और सिर्फ वाहन ही नहीं, लोग भी दौड़ रहे थे। इधर के लोग उधर और उधर की भीड़ इधर। खासी रेल पेल थी। त्रिभुवन भाग दौड़ नहीं कर सकते। लगता है ठीक से चल भी नहीं पा रहे। ऐसा जान पड़ता है उन्हें जैसे कोई पीछे से खींच रहा है रस्सी से, उन्हें जमीन पर धकेल कर गिरा देना चाहता है। हालांकि ये सारी बातें एकदम नई नहीं हैं, कई कई बार सुनी जा चुकी हैं। बार बार यही बात उठाई जाती रही है। क्या कहा जाए, ये सब गलत इरादों का नतीजा है। ये सब बस जलाकर भाग रहे थे और अब पुलिस गोलियां चला रही है। और चाहे जो हो जाए, बस जलाने के समय कोई प्रभु या जनता जनार्दन नहीं दिखते। बाद में सब कुछ फूंक जाने के बाद दिख पड़ते हैं। और लाशें, वे रहीं, सड़क पर पड़ा। उन्हें उठाकर कहीं ले जाने की तैयारी चल रही है। देख नहीं रहे। देख कैसे नहीं रहा? कच्ची उम्र का एक युवक सड़क पर औंधा पड़ा है, रंग गोरा, दूधिया, गाल पर काले बालों की फैली लटें और चेहरे पर घनी मूंछ दाढ़ी। दाढ़ी तो रहेगी ही। त्रिभुवन किस तरह भागे? दाएं बाएं, आगे पीछे, चारों तरफ से आग के बगुले छूट रहे हैं। दौड़ कर चला आ रहा है गोरा चिट्टा और घनी दाढ़ी मूंछ वाला एक युवक। वह भागता हुआ आता है और त्रिभुवन के सामने औंधा पड़ जाता है। उसे परे हटाकर त्रिभुवन किस तरह भागे? लेकिन बिना कुछ सोचे विचारे त्रिभुवन भागने लगे। किस ओर, यह उन्हें पता नहीं। अगर वहां त्रिभुवन को जानने वाला कोई होता तो वह यही कहता, यह आदमी जोड़ों के दर्द का बहाना किए हुए है। अगर इसके घुटनों में गठिया का रोग है। नामुमकिन। अगर ऐसा होता तो इस तरह खूंटे तुड़ाकर न भाग रहा होता बेचारा। लेकिन यहां भला कौन है उसका परिचित? सब के सब अनजाने हैं ये रास्ते, दुकानें, मकान, लोग बाग। उन्हें खुद यह मालूम नहीं कि कितनी देर बाद और कहीं उन्हें एक खाली रिक्शा मिला। उस पर बैठ जाने के बाद उन्होंने बताया कि कहीं जाना है उन्हें। काफी देर के बाद त्रिभुवन पूर्व परिचित दृश्य देख पाए। मकान, द्वान, सड़क और रास्ते पर चलने वाले लोग। लेकिन ये सब इतने धुंधले क्यों थे? इस वक्त यह कोहरा कहीं से छा रहा है। तो भी त्रिभुवन एक जाने पहचाने मकान के सामने ही रुके। और यह देखकर किसी को भी हैरानी हो सकती थी कि रिक्शा वाले को पैसे भी उन्होंने गिन गिन कर ही चुकाए। इसके बाद अचानक जोड़ों में उभरने वाला वह गठिया का दर्द सिर्फ घुटनों में ही नहीं,
पूरे शरीर में जैसे अपने पैने दांत गड़ाने लगा। वह जब अपने पांव को सचमुच खींच पाने की स्थिति में न थे, तब पुकार उठे, विशु। त्रिभुवन का बड़ा लड़का विश्वभुवन अब की बार ए की परीक्षा दे रहा था। वह बाहर वाले कमरे में ही पढ़ लिख रहा था। तेजी से बाहर निकला और हैरानी में भरकर बोला, पिताजी, आप, बात क्या है? क्या हुआ? इतनी रात गए, आप कहीं गिर तो नहीं गए थे? त्रिभुवन ने इतनी सारी बातों के उत्तर में इतना ही कहा, मेरा हाथ तो पकड़। अपने बाप की आवाज भी विश्वभुवन को अनजानी सी जान पड़ी। वे इस तरह उखड़े और कड़ुए ढंग से तो कभी बात नहीं करते, ऐसा कैसे संभव हो गया? त्रिभुवन को जान पड़ा कि उन्हें इतनी देर बाद रोशनी की एक किरण दिख पड़ी है। वे बोले, हां, गिर पड़ा था। कब, कहां? त्रिभुवन की पत्नी रसोई घर से बाहर निकल आई और लगभग चीख कर बोली, गिर पड़े थे? कैसे? कहां? बस से नीचे उतरते हुए त्रिभुवन ने कराहते हुए बताया, मैं अपने घुटने हिला नहीं पा रहा। बेटी, बेटे और पत्नी सभी आ जुटे त्रिभुवन के घुटने के पास। 9वें दर्जे में पढ़ने वाली रुचि बिटिया ने कहा, मैंने जैसे ही पिताजी को रिक्शे से उतरता देखा तभी समझ गई थी कोई न कोई बात है जरूर, वरना पिताजी पैसे खर्च करने से रहे। चुप भी रह, जब देखो जुबान चलाती रहती है। पत्नी बोली, हां जी, कहीं हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी? क्या पता, त्रिभुवन ने कहा। वे तीनों ही त्रिभुवन को सहारा देते हुए सोने वाले कमरे तक लिवा लाए और उन्हें चारपाई पर लिटा दिया। सभी निचली मंजिल पर रहते थे, इसलिए कोई खास दिक्कत नहीं हुई। विशु ने पिताजी की धोती को ऊपर उठाकर पांव का बड़े गौर से मुआयना किया। नहीं, कहीं टूटा फूटा तो नहीं। कहीं जख्म लगा होता तो रास्ते की धूल से टिटनेस होने का खतरा होता। और हड्डियां, लगता है हड्डियां सही सलामत हैं शायद। अगर कोई हड्डी टूट या चटक गई होती तो वे इतनी दूरी तय कर घर तक आ पाते? कभी नहीं। अब तो बेहतर यही होगा कि गर्म पानी से सेंक देने पर और आयोडीन या ऐसी ही कोई दवाई लगा दी जाए। लेकिन इतनी देर तक त्रिभुवन रहे कहां? दफ्तर से तो सीधे घर जाना तय रहता है शाम के 6 बजे तक, बहुत हुआ तो 6:30-7 बजे तक, इसलिए कि बसों में देर हो ही जाती है। त्रिभुवन वैसे भी दफ्तर से इधर उधर नहीं जाते, सीधे घर ही जाते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए त्रिभुवन खींच उठे थे। अच्छी मुसीबत है, कहां जाएंगे भला? खुद चलकर आने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए एक मकान की ड्योढ़ी पर बैठ गए थे। लेकिन पत्नी का जी यह सब देखकर बड़ा ही खट्टा हो गया था। उसने पूछा, ही जी, रास्ते पर आने जाने वालों में से किसी ने थोड़ी सी भी सहायता न की? सहायता? कौन किसकी सहायता करता है यहीं? त्रिभुवन एक बार फिर झुझला उठे। अरे किसको पड़ी है? पड़ी भले न हो, लेकिन त्रिभुवन की पत्नी ने न जाने किस जमाने की बात की, मानवता के नाते। और किस लिए? एक आदमी ठोकर खाकर सड़क पर औंधा पड़ा है और कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। उसे सहारा देकर किसी गाड़ी में उसके घर नहीं पहुंचा देगा, और उसका अता पता न हो तो कम से कम किसी दवाखाने तक तो पहुंचा ही सकता है। त्रिभुवन को अचानक ऐसा लगने लगा कि वह खामखा इस पछड़े में क्यों पड़े, और पत्नी जो कि दर्द वाली जगह सहला रही है उसे भी इस पछड़े में घसीट रहे हैं। आखिर क्यों? और कहीं ले जाएंगे गाड़ी पर लिटाकर? ये सारी बातें तुम्हें कानों कान कौन कह गया? कहेगा कौन? ये तो सदियों से लोग कहते रहे हैं। घरवाली ने गुस्से में भरकर कहा, और जो मुनासिब है मैं वही तो कह रही हूं। कोई आदमी सामने सड़क पर गिरा पड़ा हो तो क्या उसे दूसरा आदमी उठाएगा नहीं? फिर तो आदमियत जैसी तो कोई चीज ही नहीं रही। हां, सामने किसी के गिर जाने पर त्रिभुवन भी तो दौड़ते रहे थे इधर से उधर, क्योंकि उनके आगे पीछे बाएं दाएं लोग बेतहाशा भागते चले जा रहे थे। उनके ही बीच से एक आदमी दौड़ता हुआ आएगा और ठीक त्रिभुवन के सामने औंधा पड़ जाएगा। भला त्रिभुवन को कहीं पता था? वे खुद भागते रहे थे जी जान से। फिर उन्होंने अपने आप को रोका था बलपूर्वक। वह उठ खड़े हुए थे
अपने तकिए का सहारा लेकर, और फिर खींचते हुए बोल पड़े थे, आदमियत, इंसानियत, मानवता, तुम्हें इनके हिज्जों के बारे में मालूम भी है। चलो फूटो यहां से, ज्यादा बकबक मत करो। MA पढ़ने वाले बेटे के सामने इतना अपमान, क्या इसके बाद और बावजूद वह टीसते अंगों को अपनी हथेलियों से सहलाती रहेगी? घरवाली चिढ़कर बोली, वाह क्या खूब, देख तो विशु, मैं ही हूं जो कई सालों से यह झेल रही हूं, घरवार के सारे कामकाज संभाल रही हूं, और ये बाबू साहब रोब गांठे जा रहे हैं, लगता है सीधे लड़ाई के मैदान से आ रहे हैं। जान तो यही पड़ता है कि मैंने इन्हें बस से धकेल दिया था, है ना? अरे ये खुद उठकर अपने से हाथ मुंह धो भी पाएंगे या नहीं, या कि गर्म पानी की पतीली यहीं ले आऊं? कमरे में पतीली मंगवाकर वहीं हाथ मुंह धोने वाली बात त्रिभुवन के लिए कोई नई बात नहीं। कभी कभी विवश होकर ऐसा करना पड़ता है, लेकिन त्रिभुवन ने अचानक झिड़क दिया, नहीं, इस नवाबी ठाट बाट की कोई जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूं। और कंधे पर तौलिया रखकर वह बाथरूम की तरफ बढ़ गए। रूबी ने कहा, पिताजी तो बड़े आराम से चल रहे हैं, कोई खास चोट नहीं लगी है? विश्व भुवन ने भी, जो सारा कुछ देख रहा था, मुस्कुराकर बोला, चूंकि किसी वजह से आने में देर हो गई थी, इसलिए पिताजी ने एक कहानी गढ़ ली। विशु की मां ने भी कहा, जो भी हो, एक आदमी की चिंता तो मिटी, अब दूसरा कब घर आएगा ये तो वही जानता है, या फिर भगवान। ये दूसरा विशु की मां का सबसे छोटा बेटा जय भुवन था। इस बार कॉलेज के पहले साल में पढ़ रहा था, परीक्षा सर पर थी। इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह नियमित रूप से कॉलेज जाता भी है या बिल्कुल नहीं जाता। वह एकदम लापरवाह है, सबसे अलग थलग और बेखबर। विशु ने तभी दीवार पर टंगी पुश्तैनी घड़ी की ओर देखा और समय के 15 मिनट आगे किए जाने का हिसाब लगाकर बोला, जय क्या अभी लौटेगा? ये समझ लो कि उसके आने में अभी 1 घंटा और। कोख से कैसा रतन पैदा हुआ है, त्रिभुवन की पत्नी ने मन ही मन कहा। दूध के दांत भी नहीं टूटे कि सर पर शैतान सवार। पकझक की बात तो दूर रहे, कोई अच्छी सी सलाह तक देने की नौबत नहीं आती। अब देर सबेर जब भी आएगा तो उसके नाम से दुनिया भर की गाली गलौज का एक दौर चलेगा। इधर एक तरफ पेट में आग लगी रहती है और दूसरी तरफ बेटा जब तक घर न लौट आए तब तक खाने पर बैठने को जी नहीं करता, और सारा गुस्सा निकाला जाता है मुझ पर। मेरी तो जान पर बनाई है, तू भी तो मेरा बेटा है, एक ही जैसा साथ पला बढ़ा, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते मां, मैं ठहरा डरपोक, मेरी बात जाने दो। और यह कहकर विश्वभुवन ने किताब में अपना मुंह छिपा लिया। कमला ने रूबी को बुलाकर खाना लगाने को कहा। रूबी ने 2 नक्काशीदार आसनी बिछाकर 2 गिलास रखे, फिर उनमें पानी उड़ेलकर पूछने लगी, छोटे भैया का भी खाना परोस कर रख दूं? अभी रहने दे, कहकर कमला ने खिड़की से बाहर सड़क की तरफ देख लिया। इससे भी कोई राहत नहीं मिली। कमला को गाली गलौज का वह दौर झेलना ही पड़ेगा, और इस दुकान पर पहुंचकर ही सारी दलीलों का खात्मा होता। इस बीच त्रिभुवन बाबू बाथरूम से लौट उमे थे और कमर में भीगा तौलिया लपेटे हुए थे। उन्होंने कहा, रूबी, मेरी कोई फटी पुरानी धोती हो तो ला दे, उसे पहनकर सो रहूं। धूल माटी से लिथड़े कपड़ों को मैंने उतार फेंका है। रूबी ने इधर उधर ढूंढ कर देखा और वापस आकर कहा, धोती मिल नहीं रही है, लुंगी ला कर दूं? इस बीच कमला भी रसोई घर से थाल में रोटी और तरकारी परोस कर ले आई थी और आसनी के सामने रखकर उसने कहा, इस लड़की की आंखें तो आसमान पर टंगी रहती हैं, उसे कुछ सूझे भी तो कैसे, मैं हाथ धो कर देती हूं। अरे रहने भी दो, हो गया, त्रिभुवन ने उखड़े स्वर में कहा और फिर पूछा, मेरा खाना लगा भी दिया? मैं तो सोने जा रही थी। सोने जा रही हो? कमला ने त्योरी चढ़ाकर पति की ओर देखा। अब भी सोने जाना तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है। बात क्या हुई? वह बुरी तरह चिढ़ गए और बोले, यह आखिर बात क्या है? तुम्हें हुआ क्या है? किसी डर से अचानक त्रिभुवन सहम गए थे। उनके हाथ पांव ठंडे हो गए। कमला की आंखों में यह कैसी आग सुलग रही है?
त्रिभुवन के सीने की धड़कन रेल के इंजन की तरह धड़कने लगी थी और वह उसी स्थान पर जाकर गिर पड़ना क्यों चाहने लगा था। त्रिभुवन उन आंखों के सामने से खुद को हटा लेंगे। वे तेजी से आगे बढ़े और आसनी पर बैठ गए। फिर होंठ चबाते हुए बोले, मजाल है किसी की जो यह कह सके कि मुझे आज भूख नहीं है, अच्छी मुसीबत है। और ऐसा जान पड़ा कि वे गुस्से में रोटी के बड़े बड़े टुकड़े तोड़कर मुंह में डालने लगे। इसका मतलब यह हुआ कि गाली गलौज का दौर आज के लिए मुलतवी हो गया। एक तरह से अच्छा ही हुआ। कमला को भी लगा कि खाली पेट के मुकाबले भरे हुए पेट की फटकार की चुभन थोड़ी कम होती है। उसने खिड़की के बाहर अपनी गर्दन उचका कर देखा। सारा रास्ता वीरान हो गया था और आजकल की रातें पहले जैसी कहीं रहीं कि रात के 12 बजे भी बत्तियां जलती रहें। अब तो रात के 9 बजने के पहले ही रात के चेहरे पर 12 का आंकड़ा लिखा जान पड़ता है। अब भी यह लड़का पता नहीं कहां है, किधर है। उसने अपने आप को संभालते हुए जोर से पुकारा, विशु बेटे आजा, रे खाना खा ले आकर। विशु आ गया। उसने देखा कि पिताजी खाने को बैठ गए हैं तो वह तनिक आश्वस्त हुआ। अगर पिताजी खाना न खाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे होते तो विशु को मन मसोस कर खाने के लिए बैठना पड़ता। थोड़ी देर के बाद खाऊंगा, उसने कहा। क्यों? त्रिभुवन बाबू ने गर्दन उठाकर घड़ी की तरफ देखा और पूछा, क्या बात है, बाद में क्यों खाओगे? रात कितनी हो गई? घड़ी भी तो 15 मिनट आगे है, विशु ने उखड़े स्वर में आगे कहा। मैं थोड़ी देर और पढ़ लेता हूं, जय भी आ जाए तब तक। क्या कहा? अचानक त्रिभुवन बाबू बम की तरह फट पड़े। कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए इंतजार करने की, सबके सब खाना खा लो। यानी कि कमला भी। त्रिभुवन की बोली कमला को हद से ज्यादा कड़वी लगती है। उसका तेवर बड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है। गुस्सा आया भी नहीं कि हमेशा की तरह एक बारगी 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। त्रिभुवन बाबू का खाना लगभग समाप्त होने को है और कमला को थोड़ा इत्मीनान भी हो चला है। उसे मालूम है कि जब तक यह आदमी खाना न खा ले, इस बात का हमेशा खटका लगा रहता है कि पता नहीं कब बोल दे, धत तेरे की नहीं खाना। जय को लेकर भी कमला कुछ कम परेशान नहीं रहती थी। वैसे जब रात हो जाएगी तो खा लूंगी, कहकर कमला त्रिभुवन बाबू के खाने के अंत में नियमानुसार 2 रोटियां और थोड़ा सा गुड़ लाकर रख देती है। लेकिन त्रिभुवन इस नियम का पालन करने की बात अचानक भूल जाते हैं। तुम्हें किसने कहा देने को? कहते हुए वह यकायक चीख पड़ते हैं। विशु को, जो पढ़ने के लिए जा रहा था, पिताजी की बेतुकी चीख पर खड़ा हो जाना पड़ा। उसने अब की बार ऊंचे स्वर में कहा, जय तो कभी कभी इससे भी देर करके आता है, आधी रात के बाद। आज ही इतनी जोर से चीखने चिल्लाने वाली ऐसी क्या बात है? मैं चिल्ला रहा हूं। ऐसा जान पड़ा कि बेटे की डांट खाकर त्रिभुवन बाबू एक बारगी बुझ गए। उन्होंने दबी जुबान में कहा, मैं चिल्ला कब रहा था? ठीक है, खा रहा हूं। और 10 के साथ ही थाल को अपनी तरफ खींच लिया और बड़े ही बेतरतीब ढंग से रोटी के बड़े बड़े टुकड़े मुंह में डालने लगे। यह आदमी तो बस नाम का ही त्रिभुवन था। यह आदमी जो कभी बड़ी शौकीन तबीयत का था, अपने नाम के साथ मेल बनाए रखने के लिए ही उसने अपने बेटे का नाम रखा था, विश्वभुवन और जय भुवन। आप सुन रहे थे आशापूर्णा देवी की लिखी कहानी अधूरी तैयारी।